आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूं वाई टी योर इंग्लिश शूटर पे। मेरा नाम है अमन बहल। देखिए, आज की एडिटोरियल क्लास थोड़ी ऑफ बीट है, नए तरह के आर्टिकल पे टॉपिक पे बेस्ड है और आपको बहुत पसंद आएगी। आर्टिकल लिखा हुआ है हिस्ट्री की किताबों को चेंज करने पे, और वो भी चेंज ऐसा जिसके पीछे कोई एविडेंस ना हो, सिर्फ इसलिए चेंज किया जाए ताकि लोग खुश हो जाएं। ऐसा हिस्ट्री में लाया हुआ चेंज समाज के लिए कितना घातक है। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। थोड़ी पढ़ने में चैलेंजिंग है, लेकिन जहाँ चैलेंजिंग लगे, जहाँ आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़े, वहीं पे तो है असली लर्निंग। तो जितना भी मुश्किल आपको ये आर्टिकल पढ़ने में लगे, इसका भरपूर बेनिफिट लेना है। ग्रामर को, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन, तीनों एस्पेक्ट्स में बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलूँगा। तो चलिए शुरू करें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके प्यार के बदौलत ही इस क्लास को इस क्वालिटी के साथ रोज़ लाया जाता है। चलिए, कह रहे जी ओल्ड वुंड्स न्यू वॉर्स। ओल्ड का मतलब पता है आपको, पुराना। न्यू का पता मतलब पता है आपको, नया। वुंड क्या होता है? देखिए, वुंड होता है घाव, चोट, इंजरी। कह रहा जी पुराने घाव हैं और उसके ऊपर एक नई वॉर शुरू हो गई है या फिर नई जंग शुरू हो गई है। हिस्ट्री से पुराने गड़े मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है जिन्होंने हमें घाव दिए थे, और उन घावों का बदला 500, 1000, 2000 साल बाद नई वॉर्स के जरिए जो है लड़के लिया जाएगा। तो बड़ी अजीब सी बात है ये। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं, ऐसा कौन कर रहा है। कह रहा है रिवीजन ऑफ हिस्ट्री इन द गाइज ऑफ नेशनलिज्म एंड आइडेंटिटी इज डेंजरस। कह रहा है हिस्ट्री का जो रिवीजन है, रिवीजन करना क्या होता है? किसी चीज़ को रिवाइज करना, उसमें कुछ परिवर्तन लाना, बदलाव लाना, चेंजेस लाना। कह रहा है हिस्ट्री में जो उठा पटक का काम है, और वो कैसे? वो काम जो हो रहा है इस गाइज में, इस भेस में, इस रूप में, और वो रूप है नेशनलिज्म का, यानी कि राष्ट्रवाद का, या फिर आपकी आइडेंटिटी का, आपकी पहचान का। कह रहा है ये रिवीजन जो कि इन दोनों तरह के गाइज में होता है, इन दोनों तरह के रूप में होता है, ये बड़ा डेंजरस है, बड़ा खतरनाक है। तो हिस्ट्री में रिवीजन होना जरूरी है। अगर कोई नई एविडेंस मिले तो उसको किताबों में डाल देना चाहिए, लेकिन सिर्फ किताबें इस बिना पे ना बदली जाएं कि उससे आप नेशनलिस्टिक डिज़ायर्स को लोगों में भड़का पाएंगे या फिर लोगों की आइडेंटिटी से किताबों को जोड़ पाएंगे। इस नाम पे हिस्ट्री में बदलाव लाना बड़ा डेंजरस होता है। चलिए, रिवीजन ऑफ हिस्ट्री सब्जेक्ट है ग्रीन कलर में, पिंक कलर में इसकी वर्ब है इज। सारे सब्जेक्ट्स पूरे आर्टिकल में आपको ग्रीन कलर में मिलेंगे, पिंक कलर में उनकी वर्ब्स मिलेगी। रोज ये बात बताता हूँ ताकि जो बच्चे नए आ रहे हैं वो इस चीज़ को फॉलो कर सकें। सब्जेक्ट वर्ब अगर पकड़ना सीख गए तो आधी जंग आपने अंग्रेजी में लड़ ली है। तो ये पकड़ने के लिए ही सारे कलर स्कीम दी गई है, इसका फ़ायदा ले सकते हैं आप। अब जल्दी से आगे बढ़ें। मैं इस आर्टिकल की आपको वोकैब दिखाता हूँ। 5-6 वर्ड शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। मेरी सभी क्लासेस के पीडीएफ्स, नोट्स, नोटिफिकेशंस अवेलेबल हैं हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं @officialYT सर्च करके, या फिर इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिलेगा ग्रुप का, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही डाउनलोड करें YT ऐप को, आपकी अपनी एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड, iOS दोनों में अवेलेबल है। फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का। ऐप का काम है स्ट्रक्चर्ड वे में मेरी गाइडेंस के अंदर आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन मिल जाएगा। राइटिंग स्किल्स का आइकॉनिक कोर्स है हमारा। 50 से 60 घंटे में ये सारी स्ट्रक्चर्स बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको सिखाई जाती हैं। फिर चाहे कोई भी एग्जाम हो, किसी भी फॉर्मेट में आपको लिखना हो, कोड लगा लेना द राइटर, ताकि आपको मिनिमम प्राइस में कोर्स मिले। साथ ही आपको मिलेगा ऐप पे माइग्रेशन कोर्स यूपीएससी के लिए। राइटिंग स्किल्स को और ऊपर ले जाना हो, स्टेट पीएससी या यूपीएससी के लेवल तक हिंदी से इंग्लिश में माइग्रेट करने के लिए इस कोर्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नाम ही इसका माइग्रेशन कोर्स है। इसमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी के सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग से लेकर के ग्रामर, वोकैब और सीसेट तक। एसएससी और बैंकिंग के प्रैक्टिस बैचेस भी मिलेंगे, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और क्लरिकल पीओ, हर तरह के एग्जाम के हर वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया जाता है। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में है, ये नंबर है व्हाट्सएप का। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज या ऐप से रिलेटेड, टीम से बात कर सकते हैं। चलिए 6 वर्ड्स है वोकैब के, थोड़ा जूम इन कर दूं। देखिए, पहला वर्ड है अपना आज का प्री ऑक्यूपेशन विद। देखिए, ऑक्यूपेशन क्या होता है? आपका रोजगार, जॉब, व्यापार, उसी से वर्ड बना है ऑक्यूपाई। जब आप किसी चीज़ में ऑक्यूपाई होते हैं तो उस चीज़ को अपने व्यापार की तरह उसमें आप लगे हुए होते हैं। अगर आप पढ़ाई में ऑक्यूपाइड हैं तो आप पढ़ाई ही आपका काम है, पढ़ाई ही आपका पेशा है, तो आप ऑक्यूपाइड विद स्टडीज़ हैं। और प्री ऑक्यूपेशन अगर किसी चीज़ से आपका हो जाए तो इसका मतलब ये है आप उस चीज़ में पूरी तरह से लीन हो गए हैं। वो चीज़ आपके दिमाग में घर कर गई है, एक तरीके से आपको ऑब्सेशन हो गया, उस चीज़ का जुनून हो गया। तो प्री ऑक्यूपेशन बोला जाता है आपके जुनून को। जिस भी चीज़ से आपका जुनून हो, विद लगा के बताएं। माई प्री ऑक्यूपेशन विद जो भी चीज़ है ना। चलिए, जुनून को, प्री ऑक्यूपेशन को ऑब्सेशन भी बोलते हैं। ऑब्सेशन नाम का वर्ड, ये नाउन आप आर्टिकल में देखेंगे।
हर आदमी का कुछ ना कुछ ऑब्सेशन होता है ना। ऑब्सेशन, कीननेस, फिक्सेशन, फैटिश और मेनिया सभी आपके जुनून को बताते हैं अलग अलग जो है लेवल्स पे। फिक्सेशन जो होता है इसमें आप पक्का इरादा रखते हैं। फैटिश के अंदर तो आप पागल ही हो जाते हैं, मतलब किसी चीज़ को लेकर के फैटिश आ गई आपके पास, सारा काम धंधा छोड़ के आप उसके पीछे पड़ जाएंगे। कीननेस जो होती है ये अच्छे वे के अंदर होती है, मेहनत में कीन है आप, पढ़ाई में कीन है। और मेनिया तो अलग ही चीज़ है, इसमें तो आपको चीज़ों से डर लगने लगता है। जैसे किसी को क्लेप्टोमेनिया हो, किसी भी तरह का मेनिया हो सकता है ना, आपको डर तरह का मेनिया होता है। चलिए, हर प्री ऑक्यूपेशन विद मनी इरिटेट्स एवरीवन। उसका जो प्री ऑक्यूपेशन है या जरूर ज्यादा जुनून है, और किस चीज के साथ, पैसे के साथ, वो इरिटेट करता है, चिढ़ाता है सभी को, एवरीवन को। तो चलिए ये वर्ड डिटेल में करवाया, यू विल सी दिस वर्ड इन द आर्टिकल टुडे। अगला वर्ड अपने पास गाइस। ये वर्ड बना है डिस्गाइज से। डिस्गाइज का मतलब होता है भेष, बहरूपिया बन जाते हैं आप जब डिस्गाइज ले लेते हैं आप किसी और चीज़ का। जैसे कोई आदमी जोकर बन गया, कोई रामलीला में हनुमान बना हुआ है, रावण बना हुआ है, राम बना हुआ है, तो ये सब आप गाइज या डिस्गाइज, उस भेष को आप धारण कर रहे हैं, उस जैसा दिखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं से डिस्गाइज को आप गाइज बोल छोटी फॉर्म में बोल देते हैं। सिमुलेटेड अपीयरेंस बोल सकते हैं, सिमुलेटेड यानी फर्जी, है ना, जो आपने बनाई हो, अपीयरेंस यानी दिखावा। चलिए इससे जो फ्रेज बनता है ना वो आपको देखना है, इन द गाइज ऑफ समथिंग। जब कोई काम को किसी दूसरी चीज के बहाने से किया जाए तो आप इन द गाइज ऑफ समथिंग कर रहे हैं। जैसे समटाइम्स अपॉर्चुनिटीज कम इन द गाइज ऑफ चैलेंजेस। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज या मौके आएंगे, आपके सामने मौके आएंगे, लेकिन किसके भेष में आएंगे? चैलेंज के भेष में आएंगे, चुनौती के भेष में आएंगे। देख के आपको लगेगा कि मुश्किल वक्त है, लेकिन उसी में से कुछ अच्छा मौका भी निकलेगा। तो चलिए ये फ्रेज आपने देख लिया, इन द गाइज ऑफ समथिंग, किसी के भेष में, और ये फ्रेज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। चलिए अगला वर्ड है अपने पास न्यूआंस। न्यूआंस का मतलब होता है बारीकी, अंदर की बात, सटल डिफरेंस और डिटेल। अ गुड टीचर शुड नो द न्यूआंसेस ऑफ हिज सब्जेक्ट। एक अच्छे अध्यापक को, टीचर को पता होने चाहिए अपने सब्जेक्ट की, अपने डिसिप्लिन की बारीकियां, है ना, अंदर की बातें उसको पता होनी चाहिए जो वो समझा सके। बारीकियों को ही इंट्रिकेसी बोलते हैं, मिनिशिया बोलते हैं, रिफाइनमेंट बोलते हैं और सबटैलिटी बोलते हैं। ये वर्ड्स भी बहुत बार आते हैं। आज आप न्यूआंस सीख लो ना, अगली बार रिफाइनमेंट आएगा, इससे मैं कनेक्ट करके बताऊंगा। तो एक एक करके आपको रीडिंग से ही वर्ड्स को सीखना है। चलिए, जो चीज बहुत न्यूआंस्ड हो, जिस चीज में बहुत बारीकियां हो, बारीकी भरी हो, तो न्यूआंस नाउन से न्यूआंस्ड नाम का एडजेक्टिव आप बना सकते हैं। ठीक है ना, न्यूआंस्ड, न्यूआंस्ड अप्रोच, एक ऐसी अप्रोच जिसमें बहुत बारीकियां हैं। चलिए अगला वर्ड अपने पास ह्यूमिलिटी। देखिए ह्यूमिलिटी है आपके हम्बल होने की क्वालिटी, आपके विनम्र होने की, आपकी विनम्रता ही आपकी ह्यूमिलिटी है। ठीक है, ह्यूमिलिटी इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। विनम्रता ही विजडम की शुरुआत होती है। जब आप विनम्र होते हैं वहीं से आप कुछ सीखना शुरू करेंगे। विनम्रता को, ह्यूमिलिटी को मॉडेस्टी, मीकनेस, सिंसियरिटी भी बोल सकते हैं। ये वर्ड बड़ा कॉमन है, लेकिन इसका उल्टा वाला जो है ना वो भी आज आर्टिकल में आएगा, वैनिटी। ह्यूमिलिटी तो आएगा ही आएगा, ह्यूमिलिटी का उल्टा होता है वैनिटी। जब आपको फॉल्स प्राइड या एरोगेंस हो जाए, आधा नॉलेज हो लेकिन आप अपने आप को, है ना, बहुत ज्यादा समझदार समझने लगे। हर आदमी कुछ ना कुछ लेवल पे किसी ना किसी चीज में खुद में वैनिटी पाता है ना। तो वैनिटी जो है बिल्कुल उल्टा होता है ह्यूमिलिटी का। फॉल्स प्राइड को बोलते हैं, झूठे अहंकार को बोलते हैं। वैनिटी इज द क्विक साइंड ऑफ द रीजन, ये एक इडियम अंग्रेजी में। वैनिटी यानी अहंकार, दलदल होता है रीजन का या फिर लॉजिक का। जहां पे आपको अंदर अहंकार आ गया वहीं पे आपका लॉजिक जो है दलदल में चला जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। हर वैनिटी केप्ट हर फ्रॉम गेटिंग हर हेल्प। उसका जो अहंकार था, जो वैनिटी थी, जो एरोगेंस थी, उसने उसको कीप फ्रॉम किया या इस चीज से दूर रखा। कीप फ्रॉम करना यानी किसी चीज से आपको अवॉइड करवाना, दूर रखना। तो उसने किससे दूर रखा उसको? हमारी हेल्प को पाने से। अहंकार की वजह से वो कभी हमसे हेल्प नहीं मांग पाई। तो चलिए वैनिटी वर्ड आपने देख लिया। वैनिटी को ह्यूब्रिस भी बोलते हैं और हाई हैंडेडनेस भी बोलते हैं। थोड़े अच्छे लेवल के वर्ड्स हैं। हाई हैंडेडनेस ऐसे बनाएं, अगर आप अपना हाथ हमेशा हाई रखते हैं सामने वाले के ऊपर, तो आप एक अहंकारी तरह के आदमी हैं। मतलब समझ पा रहे हो ना ये वर्ड कैसे बना है? जरूरी नहीं है अब हाथ ऊपर रखा है तो आप अहंकारी हो गए, लेकिन अगर आप बहुत अहंकारी आदमी हैं तो आपका हमेशा हाथ ऊपर ही रहेगा। आप सामने वाले को हमेशा कुछ मांगोगे नहीं, कुछ देने की कोशिश करोगे। तो हाई हैंडेडनेस इस तरीके से वर्ड बनाया गया है। ह्यूब्रिस भी अहंकार का सिनोनिम है। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। चलिए लास्ट वर्ड है अपने पास, विंडिक्टिव। देखिए ये वर्ड जो है ना विंडिक्टिव, ये वर्ड बना है वेंडेटा से। वेंडेटा का मतलब होता है बदला, प्रतिशोध, रेट्रीब्यूशन, रिवेंज। तो विंडिक्टिव हर वो आदमी है जिसमें वेंडेटा कूट कूट के भरा है, जिसमें
प्रतिशोध की या बदले की भावना जो है आग लगी हुई है, वो होता है विंडिक्टिव। विंडिक्टिव को रिवेंजफुल या वेंजफुल भी बोल देते हैं। रिवेंज यानी बदला, फुल मतलब भरा हुआ, बदले की आग से भरा हुआ, रिवेंजफुल शॉर्ट फॉर्म है वेंजफुल। तो ये बदले की आग से भरा हुआ वर्ड आप आर्टिकल में वेंजफुल देखेंगे। टिरानिकल रिजीम्स ऑफ्टन टर्न विंडिक्टिव अगेंस्ट डिसेंट इन देयर रेंज। तानाशाही जो प्रशासन होते हैं, रिजीम्स होते हैं या सरकारें होती हैं, अक्सर वो बदले की भावना से, प्रतिशोध से भर जाएंगी। और किसके खिलाफ? डिसेंट के खिलाफ या डिसिडेंट के खिलाफ, अपने रेन के अंदर, अपने राज के अंदर। डिसिडेंट वो आदमी है जो आपके राज से खुश नहीं है, जो आपकी आलोचना करे, क्रिटिसाइज करे, आप पे उंगली उठाए। तानाशाही रिजीम की, है ना, जो बोलते हैं ना क्लासिकल पहचान क्या होती है, अपने खिलाफ बोलने वालों के लिए वो विंडिक्टिव हो जाएगा, बहुत जल्दी उनसे बदला लेने की कोशिश करेगा। चलिए, एवेंजिंग, रिटेलिएटरी सभी इसके सिनोनिम्स हैं। स्पाइटफुल भी इसको बोलते हैं, स्पाइट का मतलब भी बदला होता है। ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। वो क्या है, बहुत अच्छे से हो गई डिटेल में आपकी 5-6 वर्ड्स। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दें। देखिए, समरी ये है कि बदलाव जो है वो जीवन का हिस्सा होता है और हर चीज़ में चेंज आना चाहिए। आपने कोई चीज़ अगर पढ़ी थी महाराणा प्रताप के बारे में, बाबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, मोहम्मद गोरी के बारे में या अलेक्जेंडर के बारे में, अगर उस चीज़ में कोई नया एविडेंस हमें मिले, कोई नया सबूत मिले और बदलाव लाना हो, तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं री इंटरप्रिटेशन, और ये जरूरी है, लाना भी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सरकारें अपने लोगों को और खास करके मेजोरिटी को खुश करने के लिए हिस्ट्री में कुछ ऐसे बदलाव लाने की कोशिश करती हैं जिनके पीछे कोई एविडेंस नहीं होता। वो कुछ लोगों को बहुत अच्छा दिखाएंगी, पुराने लोगों को, 500-1000 साल पुराने लोगों को, और कुछ लोगों को बहुत बुरा दिखाएंगी। अच्छे और बुरे के लेंस से सारी हिस्ट्री को छानने की कोशिश करेंगी। कह रहा है ये जो काम है बहुत डेंजरस होता है, क्योंकि इससे आप हिस्ट्री को दूषित कर देते हैं आने वाली जनरेशन्स के लिए, और समाज में इससे पड़ती है फूट। गड़े मुर्दे आप उखाड़ करके पुरानी चोटों पे नई वॉर्स को उकसा रहे हैं, नई जंगों को पैदा कर रहे हैं। चलिए, आज की टोन है कॉशनरी, क्वेश्चन कर रहा है सरकार को, हमारी सरकार को। कुछ इसमें चीजें आप देखेंगे, साथ में सटारिकल, सटायर के तरीके से या हंसी मजाक व्यंग के तरीके से आपको समझाएगा। अब शुरू करें। पढ़ने का तरीका क्या है, वीडियो को करना है पॉज, आपके सामने फर्स्ट पैराग्राफ है, आराम से इसको एक रीडिंग दो, कितना मीनिंग आप निकाल पा रहे हो पहले खुद से ट्राई करो, फिर जब मैं पढ़ता हूं मेरे साथ साथ आप खुद से मैच करना। चलिए, कह रहा है इन मार्च 2025 हिस्ट्री टुक अ हिट। कह रहा है मार्च 2025 में हिस्ट्री ने एक हिट को टेक किया। हिट का मतलब है चोट, टेक का मतलब है लेना। व्हेन यू टेक अ हिट, आप किसी चोट को ले रहे हैं, यानी चोट खा रहे हैं। कह रहा है जी मार्च 25 में इतिहास पे एक चोट पड़ी। अब वो चोट क्या थी, कैसे टुक किया इसने हिट को? नॉट बाय फॉरगेटिंग इट बट बाय फॉक्स ट्राइंग टू रिवर्स इट। ये चोट जो आई है ना, ये ऐसे नहीं आई है नॉट बाय फॉरगेट करके या हिस्ट्री को भूल करके। भूलने से चोट नहीं पड़ी हिस्ट्री पे, बल्कि ये पड़ी है फॉक्स के द्वारा, आम आदमी के द्वारा कोशिश करने की, ट्राई करने की, इसको रिवर्स करने की या फिर इसको पलटा देने की। तो ये चोट मार्च 25 में हिस्ट्री पे पड़ी है। समझ गए? हिस्ट्री सब्जेक्ट है, टुक इसकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। टेक अ हिट, टेक अ ब्लो, यानी बड़ी चोट खाना। हिस्ट्री के आगे कभी भी द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इतिहास एक कॉमन नाउन है। अगर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनिज्म, द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका कुछ ऐसा हो तब तो द लगा दो, नहीं तो जनरली जनरल जो हिस्ट्री है सब्जेक्ट है, जैसे मैथमेटिक्स है, जैसे इकोनॉमिक्स है, तो सब्जेक्ट्स के आगे आप द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ना, इसमें एक एरर है, थोड़े एडवांस लेवल की है, मेंस लेवल की। जो लोग पकड़ पाए लिख देना कमेंट्स में। ये पैराग्राफ पूरा करके मैं आपको कॉन्सेप्ट करवाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी फ्रॉम रीनेमिंग मुगल मॉन्यूमेंट्स टू टेक्स्ट बुक एडिट्स erasing Babur and Aurangzeb like a bad ex, India saw a frenzy of retroactive justice। कह रहा है जी फ्रॉम यहां से लेकर के, कहां से लेकर के भाई? रीनेम करने से लेकर के, फिर से नाम देने से लेकर के, मुगल एम्पायर के मॉन्यूमेंट्स को या मुगल एम्पायर के बड़े बड़े बिल्डिंग्स को, इमारतों को। कह रहा है यहां से लेकर के, और कहां तक? टू लगा के बता रहा है। टेक्स्ट बुक में किए जाने वाले एडिट्स तक, किताबों में बदले जाने वाली बातों तक, जो इरेज कर रही हैं, जो मिटा दे रही हैं किताबों से बाबर को और औरंगजेब को। और कैसे मिटा रही हैं, अभी हंसी को मजाक में बताएगा। ये ऐसे मिटा रही हैं जैसे कि एक बुरा एक्स हो, आपकी कोई पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड हो या एक्स बॉयफ्रेंड हो जो जिंदगी से अब चला गया हो। कह रहा जी यहां से लेकर के यहां तक, इमारतों के नाम बदलने से लेकर के किताबों में से इन लोगों को हटा दिए जाने तक। हुआ क्या? भारत ने देखा, इंडिया सॉ, एक फ्रेंजी को, एक बहुत ही वाइल्ड एक्टिविटी को। फ्रेंजी क्या होती है? जब आप बहुत, है ना,
एकदम एनर्जी से भर जाते हैं, हाथ पांव चलने लगते हैं आपके, अफरा तफरी मचने लगती है। तो भारत ने एक फ्रेंजी देखी, एक वाइल्ड एक्साइटेड एक्टिविटी देखी, एक ऐसे जस्टिस की या इंसाफ की जो रेट्रो एक्टिव है, जो इंसाफ रेट्रो यानी पास्ट के साथ में किया जा रहा है। रेट्रो एक्टिव वो चीज़ है जो पास्ट पे काम करेगी। इंसाफ आप ऐसा कर रहे हो जो 500 साल पुरानी चीज़ों पे लगेगा, आज नहीं लगेगा, फ्यूचर पे नहीं है, वो इंसाफ पुरानी चीज़ों के साथ है। चलिए, इंडिया सब्जेक्ट है, 100 इसकी वर्ब है, सी वर्ब की सेकंड फॉर्म है 100। फ्रेंजी मैंने आपको बता दिया, वाइल्ड एक्टिविटी। रेट्रो यानी पास्ट, एक्टिव यानी जो काम करे, एक्टिविटी करे। रेट्रो एक्टिव हर वो चीज़ है जो पास्ट को चेंज करने की कोशिश करे, प्रेजेंट और फ्यूचर से जिसका कोई कनेक्शन ना हो। मॉन्यूमेंट होती है बड़ी बिल्डिंग, इमारत या कोई किला, कोई भवन, है ना, इस तरह से। कह रहा है जी बट हेयर इज द ट्विस्ट, लेकिन यहां मिलेगा आपको ट्विस्ट। ट्विस्ट समझते हैं ना, कहानी में मोड़ यहां आएगा। कह रहा है जी वेपनाइजिंग द पास्ट डज नॉट फिक्स द प्रेजेंट। वेपनाइज करने का जो काम है, वेपनाइज करना यानी वेपन की तरह इस्तेमाल करना। कह रहा है हथियार बना के इस्तेमाल करने का जो काम है पास्ट को या फिर अतीत को, ये कभी भी फिक्स नहीं कर सकता या मरम्मत नहीं कर सकता आपके प्रेजेंट को, आपके वर्तमान को। और करता क्या ये, इट जस्ट फ्रैक्चर्स इट, ये सिर्फ वेपन बन के आपके वर्तमान को फ्रैक्चर करेगा, समाज में पंचर या फूट डालने का काम करेगा। समझ गए? ट्विस्ट सब्जेक्ट है, क्लोज हेयर से शुरू हुआ है, हेयर देयर से शुरू होने वाली क्लोज जो है वर्ब सब्जेक्ट से पहले होती है ना। हेयर इज का मतलब है इज यहाँ पे लगा हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस के साथ आया हुआ है, ये देख रहे हो ना, ये इज ही है, उसी की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हेयर इज। ट्विस्ट बनेगा सब्जेक्ट, इज बनेगी इसकी वर्ब, हेयर से क्लोज शुरू हुआ। वेपनाइज करना, किसी चीज को वेपन बना के यूज करना। वेपनाइजिंग जो है जीरेंट वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनी हुई है, इसकी वर्ब है डज नॉट फिक्स। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जीरेंट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, इसलिए डज का इस्तेमाल हुआ है। समझ पा रहे हो? वेपनाइजिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट बनी तो जीरेंट कहलाई तो जीरेंट की वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है, बेसिक्स में आपको करवाया हुआ है। फिक्स करना, चीज़ों की मरम्मत करना, चीज़ों को रिपेयर करना। इट आया है वेपनाइजिंग के लिए, वर्ब है इसकी फ्रैक्चर करना, चीज़ों में फूट डालना। चलो, पढ़ के थोड़ा अजीब लग रहा हो आपको, थोड़ी सी इनफॉर्मल लैंग्वेज है ना। अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं जो इस सेंटेंस में गलत था। देखो कॉन्सेप्ट ये है जी, प्रेपोजिशन के बाद में अगर आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म देखें तो ये होता है एक्टिव जीरेंट। अगर प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें तो ये होता है पैसिव जीरेंट। अब दिमाग में सवाल आएगा, सर ये होता क्या है जीरेंट, पहले तो ये बताओ। देखो ये तो मैं समझा दूंगा, एक्टिव पैसिव आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एक्टिव के अंदर सेंटेंस डूअर होता है एक्शन का, पैसिव में सेंटेंस रिसीवर होता है एक्शन का। जीरेंट जो है वो एक एडिशनल एक्शन बताते हैं सेंटेंस में, प्रेपोजिशन के बाद में आते हैं या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन के आते हैं और किसी एक्शन को बताते हैं। आपको ये देखना है अगर वो एक्शन सब्जेक्ट कर रहा है तो एक्टिव जीरेंट इस्तेमाल करना वर्ब के आईएनजी फॉर्म से, और अगर वो एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है तो पैसिव जीरेंट इस्तेमाल करना बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म से। प्रैक्टिकली देखो, द प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड आफ्टर डिलेइंग फॉर सेवरल वीक्स। प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया पैसिव वॉइस में। प्रपोजल क्या है? सब्जेक्ट है। प्रपोजल को खारिज कर दिया गया, वॉज रिजेक्टेड। और कब? डिले करने के बाद में, कई वीक्स आफ्टर डिलेइंग फॉर सेवरल। प्रपोजल आया, कई हफ्ते तक पड़ा रहा, लास्ट में रिजेक्ट हो गया। सेंटेंस देखने में बिल्कुल सही है, लेकिन देखो आफ्टर प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है जिसको बोलेंगे जीरेंट। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा? प्रपोजल रिजेक्ट कब हुआ? डिले होने के बाद में कई सारे वीक्स, तभी तो वो हुआ ना। पर मुझे ये बताओ, डिले वर्ब जो आपने एक्टिव जीरेंट लगाया है, क्या प्रपोजल इस डिले के काम को कर रहा है? जीरेंट हमेशा डिफॉल्ट सब्जेक्ट पे काम करता है, सब्जेक्ट है प्रपोजल। क्या प्रपोजल ने डिले किया किसी को? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये बेचारा प्रपोजल था जो रिजेक्ट हो गया डिले होने के बाद। पहले डिले हुआ फिर रिजेक्ट हुआ, समझना इस बात को। ये बेचारा प्रपोजल जो खुद ही रिजेक्ट हो गया, जिसको कई हफ्ते तक डिले किया गया, इसने तो किसी चीज को डिले नहीं किया। जब इसने डिले नहीं किया तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म कैसे लगा दी? आफ्टर प्रेपोजिशन के बाद में एक्टिव जीरेंट कैसे लगा दिया? तो सही करना क्या करूंगा मैं? सही करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा इट वॉज रिजेक्टेड, प्रपोजल वॉज रिजेक्टेड आफ्टर बीइंग और डिलेड को चेंज कर दूंगा वर्ब की थर्ड फॉर्म में, बीइंग डिलेड। ये सबसे आसान और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है, ठीक है? इसको एक बार फिर से सुन लो, मेरे ख्याल से 8वीं 10वीं का बच्चा भी समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बीइंग V3 तब लगाना है जब पैसिव जीरेंट लगाना हो, जब सब्जेक्ट पे काम हो रहा हो। जब सब्जेक्ट खुद काम कर रहा हो तो एक्टिव जीरेंट वर्ब के आईएनजी फॉर्म से लग सकता है। एक सेंटेंस और देखो, द प्रोजेक्ट फेल्ड बिकॉज ऑफ। अब दो ऑप्शन है आपके पास, फॉरगेटिंग द डेडलाइन या बीइंग फॉरगेटन बाय द टीम। प्रोजेक्ट फेल हो गया, किस वजह से हुआ? डेडलाइन को भूल जाने की वजह से, या फिर खुद ही भुलाए दिए जाने की वजह से टीम के द्वारा।
प्रोजेक्ट जो था वो डेडलाइन को भूल गया, समझ गए ना, बड़ा भुलक्कड़ प्रोजेक्ट था, इतना भुलक्कड़ था कि डेडलाइन ही भूल गया, इसलिए फेल हो गया। अरे प्रोजेक्ट कैसे भूल जाएगा डेडलाइन? आप भूल सकते हो, इंसानों की डेडलाइन होती है, प्रोजेक्ट को तो डेडलाइन दी जाती है। तो ये फॉरगेटिंग जो है एक्टिव जेरेंड में प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट को फॉरगॉट कर दिया गया, प्रोजेक्ट को भुला दिया गया टीम के द्वारा, बीइंग फॉरगॉटन, इस वजह से प्रोजेक्ट फेल हो गया। ठीक है, तो सेकंड में ए ना आकर के आपको बी का इस्तेमाल करना है इस वाले का। चलो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया टेक्निकली। अब लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको एज होमवर्क। द मॉन्यूमेंट वॉज डैमेज्ड आफ्टर बीइंग एक्सपोज टू एसिड रेन या आफ्टर एक्सपोजिंग इट टू एसिड रेन। देख लेना, सब्जेक्ट है मॉन्यूमेंट, एक्सपोज करना यानी किसी चीज के सामने रखना। मॉन्यूमेंट ने किसी चीज को सामने रखा या मॉन्यूमेंट को किसी चीज के सामने रखा गया। आराम से चेक करो, ए और बी में से सही आंसर को कमेंट्स में डालना। अगर इस फॉर्मूला को फॉलो किया जाए तो भाई साहब ये बताओ, हिस्ट्री ने टेक किया एक हिट को, सब्जेक्ट बना हिस्ट्री, फॉरगेट करके या फॉरगेट हो करके? भाई साहब हिस्ट्री फॉरगेट होकर के टेक हिट नहीं किया, बल्कि उसने फॉक्स के ट्राई करने की वजह से हुआ रिवर्स की। यानी हिस्ट्री पे फॉरगेट होने की बात हो रही है। नॉट बाय फॉरगेटिंग लिखने की जगह लिखूंगा नॉट बाय बीइंग फॉरगॉटन। ठीक है, फॉरगेट की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगॉटन। चलो एडवांस कॉन्सेप्ट था, लॉजिकली सीख लिया आपने। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। आराम से दे लो इसको एक रीडिंग, 10 20 50 सेकंड 1 मिनट जितना चाहिए। चलिए खुद से दे लिया करो रीडिंग, है ना, अपने हिसाब से। कह रहा है जी, हिस्ट्री इज नॉट अ नेटफ्लिक्स स्क्रिप्ट यू रीबूट टू फिट टुडेज पॉलिटिकल प्लॉट। कह रहा है हिस्ट्री जो है वो एक नेटफ्लिक्स की स्क्रिप्ट नहीं है, किसी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज की कहानी नहीं होती जिसको आप रीबूट कर सकें या फिर से बना सकें, फिर से लिख सकें। और क्यों? ताकि वो फिट कर पाए आजकल के सियासी प्लॉट को या फिर सियासी पैतरेबाजियों को। प्लॉट क्या होता है? कुछ षड्यंत्र करते हैं आप, कुछ स्कीम बनाते हैं, तो आपकी पॉलिटिकल स्कीम कुछ और है। तो ऐसा नहीं है हिस्ट्री जो है नेटफ्लिक्स की कहानी की तरह वो बदल जाएगी आपके हिसाब से, आज के हिसाब से। चलिए, हिस्ट्री की वर्ब है इज नॉट, यू की वर्ब है रिबूट। रिबूट वर्ड जो है इसका मतलब होता है किसी चीज को फिर से लिखना या फिर से बनाना या फिर से शुरू करना। कंप्यूटर को भी बूट करते हैं आप, रिबूट करते हैं। और जब आप किसी कहानी को, वेब सीरीज को, किताब को रिबूट करते हैं तो उस किताब का नया वर्जन लिखते हैं आप। ठीक है, कह रहा है जी, इट इज अ न्यूआंस्ड साइंस। ये एक न्यूआंस्ड साइंस है, बारीकियों से भरा हुआ एक विज्ञान है। हिस्ट्री की बात कर रहा है। अ स्टडी ऑफ कॉज, कॉन्टेक्स्ट एंड कॉन्सिक्वेंस। और ये न्यूआंस्ड ऐसे है, बारीकी भरा ऐसे है क्योंकि इसमें आपको स्टडी मिलेगी किसी चीज के कारण की, उसकी हालात की, कब वो हुई, और उसके कॉन्सिक्वेंस की, उसके परिणाम की। तो इस तरीके से है। और ये क्या नहीं है? नॉट अ पार्टीशन हैमर टू वैक आइडियोलॉजीज इनटू शेप। कह रहे ना ये है कोई पार्टीशन हैमर या फिर एक तरफ झुका हुआ पक्षपाती हथौड़ा। हैमर क्या होता है? हथौड़ा। पार्टीशन आप समझते हैं, जो एक पार्ट की तरफ झुका हो। कह रहा है हिस्ट्री कोई पक्षपाती हथौड़ा नहीं है जिससे आप वैक कर सकें, मार मार के ढाल सकें आइडियोलॉजीज को, विचारधाराओं को अपने हिसाब से किसी भी शेप में या रूप में। तो इसने व्यंग के हिसाब से बात की है। ठीक है ना, हिस्ट्री जो है बारीकी भरा एक साइंस है। इस सब चीज की इसमें सिस्टमेटिक स्टडी होती है। इसको आप हथौड़ा मत बना लें ताकि आप अपनी आइडियोलॉजी को हिस्ट्री के हिसाब से शेप कर पाएं। चलिए, इट की वर्ब है इज, इट्स का फुल फॉर्म होता है इट इज या इट वॉज। यहाँ पे इज का इस्तेमाल होगा कंटेक्चुअली। न्यूआंस यानी बारीकी से भरा हुआ, रिफाइंड हो, जिसमें सटैलिटी हो, है ना, मिनिशिया हो। पार्टीशन यानी एक तरफ झुका हुआ, पक्षपाती। हैमर यानी हथौड़ा। वैक करना यानी मार मार पीटना, जैसे लोहार पीटता है ना, आयरन स्मिथ। चलिए, कह रहा है जी, व्हेन वी ट्राई टू रिस्टोर पास्ट ग्लोरी बाय सिलेक्टिवली री राइटिंग इट वी डू नॉट एनलाइटन। कह रहे जब व्हेन हम लोग ये कोशिश करते हैं ना, ट्राई करते हैं कि हम रिस्टोर कर दें, बहाल कर दें पास्ट वाली ग्लोरी को, पास्ट के दिनों में, अतीत के वक्त में हमारी चकाचौंध को। जब हम कोशिश करते हैं कि अतीत को और चकाचौंध भरा दिखाएं, हमारे अतीत को, और कैसे? सिलेक्टिवली रीराइट करके, छोड़ छोड़ के हिस्ट्री को रीराइट करके। जो हिस्सा आपको चाहिए उसको फिर से लिख दिया अपने हिसाब से, बाकी सब वैसा का वैसा छोड़ दिया। कह रहे तब हम एनलाइटन नहीं करते हैं। एनलाइटन करना, लोगों के ज्ञान के चक्षु खोलना, लोगों को एजुकेट करना। तो आप लोगों को एजुकेट नहीं कर रहे होते हैं, वी इनसाइट, आप लोगों को एक्चुअल में भड़का रहे होते हैं। चलिए, वी की वर्ब है ट्राई। पास्ट ग्लोरी यानी अतीत का चकाचौंध। वी की वर्ब है डू नॉट एनलाइटन। एनलाइटन करना, ये लाइट से बना हुआ है, ज्ञान की तरफ, रोशनी की तरफ, इल्म की तरफ ले जाना, किसी को अंडरस्टैंड करवाना, चीजें समझाना, है ना। चलिए, वी की वर्ब है इनसाइट। इनसाइट का मतलब होता है भड़काना या उकसाना।
कह रहा है जी ग्लोबली रिविजनिज्म हैज़ एन ऑफुल ट्रैक रिकॉर्ड। अब ये पूरी दुनिया में बताएगा कि हिस्ट्री को जब जब राइट किया करने की कोशिश की गई तो क्या हुआ। कह रहा है अगर ग्लोबली देखें, इंटरनेशनल वर्ल्ड में देखें आप, तो ये जो रिविजनिज्म का काम है, रिविजनिज्म क्या होता है, अपने हिसाब से हिस्ट्री को रिवाइज कर देना। भाई हमारा ये वाला जो था राजा ये बहुत अच्छा था, और इस राजा ने जिस पे अटैक किया ना वो राजा कहीं और से आया था, वो बहुत बुरा था। कह रहा है दुनिया भर में जब जब इस तरह के काम हुए हैं, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब रहा है, ऑफुल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल रहा है। ऑफुल मतलब खराब। अब कैसे? कह रहा है द क्रूसेड्स, अगर क्रूसेड्स की बात करें, आ होली मैस। क्रूसेड्स पता है आपको क्या थे? 11वीं से 14वीं सदी के बीच में क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच में धर्म युद्ध हुए थे, जेरूसलम को लेकर के, इसराइल में जो आजकल है ना। तो ये धर्म युद्ध 300 साल चले, और उसमें ऐसा समझ लो काउंटलेस जाने गई होंगी, है ना, क्रिश्चियन क्रूसेड और मुस्लिम क्रूसेड्स की। कह रहे ये क्रूसेड भी हिस्ट्री को रिवाइज करके किए गए थे कि जेरूसलम वो कहते थे हमारा है, ये कहते थे हमारा, हिस्ट्री में लिखा हुआ है। कह रहा है वो क्या है, आज की डेट में देखो तो वो होली मैस है। मैस का मतलब होता है कोई बेतरतीब चीज़, अफरा तफरी वाली चीज़, और होली का मतलब होता है पवित्र या रिलीजन से जुड़ी हुई। तो ये रिलीजन की एक खिचड़ी ही है जो आप क्रूसेड को अगर आज की जो है लाइट से देखें तो। चलिए फिर और एग्जांपल देगा, हिटलर्स डिल्यूजन ऑफ रेक रीबर्थ। हिटलर का जो डिल्यूजन था, जो उसको वहम था, जो उसने सबको दे दिया जर्मनी में, कि रेक साम्राज्य फिर से पैदा हो गया है। ये रेक साम्राज्य जो है पुराने जर्मन लोगों को बोला जाता था। तो हिटलर भी यही कहता था हम पुराना जर्मनी खड़ा करेंगे, सब ज्यूज को मार देंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। तो कह रहा है वो भी क्या हुआ, कैटास्ट्रॉफिक हुआ, बहुत ही कैटास्ट्रॉफी से तबाही भरा हुआ। फिर भारत की बात करेगा, द पार्टीशन ऑफ इंडिया। कह रहे भारत के पार्टीशन को देख लें आप, अ ब्लड सॉक्ड ब्लेम गेम ओवर हिस्टोरिकल ग्रीवांसेस। ये एक ऐसा ब्लेम गेम था पार्टीशन, एक ऐसा एक दूसरे पे आरोप लगाने वाला खेल था जो खून से सना हुआ था, ब्लड सॉक्ड था। सॉक का मतलब है सना हुआ, ब्लड आप समझते हैं। और ये इस चीज के ऊपर था कि आपको कुछ ऐतिहासिक कंप्लेंट्स थी, ग्रीवांसेस थी, हिंदुओं को मुस्लिम से और मुस्लिमों को हिंदू से। कह रहा है जी रशिया यूक्रेन इन्वेजन, रशिया के यूक्रेन के इन्वेजन की बात करें, हमले की बात करें, अनदर सैड सीक्वल इन द नेम ऑफ पास्ट यूनिटी। ये एक और सैड सीक्वल है, आगे का पार्ट है उदास कर देने वाली फिल्म का, जो वो फिल्म है पास्ट यूनिटी के नाम पे, भूतकाल में, अतीत के अंदर एकता के नाम पे। तो रशिया तो यही कहता ना यूक्रेन तो हमारा ही था। भाई हम 91-92 में यूएसएसआर से रशिया बने, उससे पहले ये यूक्रेन, ये कजाकिस्तान, ये सब रशियन एम्पायर का पार्ट थे, अखंड रशिया। तो पास्ट यूनिटी, अखंड रशिया के नाम पे हिस्ट्री का रिवीजन करके ही तो ये इन्वेजन करवाया रशिया ने। समझ गए ना? चलिए ये सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको। क्रूसेड भी किसी ने हिस्ट्री बदल के करवाए होंगे। हिटलर ने भी रेक नाम के साम्राज्य को अपने दिमाग में पहले पैदा किया, फिर हिस्ट्री की किताबों में बदल दिया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। और पार्टीशन भी कहीं इसी शिकायत से शुरू हुआ था पास्ट की, कि हमारे साथ पास्ट में गलत हुआ है तो हमें एक अलग आज़ाद देश चाहिए, मुस्लिम देश चाहिए, हिंदू देश चाहिए। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे आप। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन अच्छा है ना। रिविजनिज्म की वर्ब है हैस। डिल्यूजन होता है आपका वहम, इल्यूजन भी बोल सकते हैं इसको, मिस्टेकन आइडिया बोल सकते हैं। कैटास्ट्रॉफिक यानी जो फुल ऑफ कैटास्ट्रॉफी हो, जिसमें तबाही भरी हो। कैटास्ट्रॉफी और डिस्ट्रक्शन का मतलब है तबाही। ग्रीवांस होती हैं आपकी कंप्लेंट या शिकायत। इन द नेम ऑफ यानी के नाम। ये 3 फ्रेजेज हैं। पहला एक फ्रेज आया था इन द गाइज ऑफ, फिर देखो आया था ना इन द गाइज ऑफ, फिर एक फ्रेज आया इन द नेम ऑफ, और फिर कभी कभी एक फ्रेज आता है इन द वेक ऑफ या इन द आफ्टरमाथ ऑफ। तीनों को एक साथ दिमाग में बिठा लो। इन द नेम ऑफ यानी के नाम पर, दोस्ती के नाम पे मेरी मदद कर दो, प्लीज हेल्प मी इन द नेम ऑफ दोस्ती या इन द नेम ऑफ फ्रेंडशिप। ठीक है, तो इसको तो ऐसे यूज करते हैं। इन द गाइज ऑफ या अंडर द गाइज ऑफ भी बोल सकते हैं इसको, दोनों यूज होते हैं। इसका मतलब होता है इस रूप में, इस भेष में, है ना। वो कहते हैं ना वो भेड़ के रूप में भेड़िया, मतलब भेड़िया इन द गाइज ऑफ या अंडर द गाइज ऑफ भेड़ा। इस तरीके से आप याद रखोगे दिमाग में तो बैठ जाएगा। और इन द वेक ऑफ या इन द आफ्टरमाथ ऑफ का मतलब होता है आफ्टर। ठीक है, कोविड के बाद क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन द वेक ऑफ या इन द आफ्टरमाथ ऑफ कोविड। तो इस तरीके से तीनों फ्रेजेस को आप दिमाग में रख सकते हैं। नोट्स बना लिया करो इनके। देखो मुझे तो याद है, मैंने लिख दिए। अगर आपने सुन लिया और भूल गए तो कुछ मतलब नहीं है ना। कहीं लिखे रहेंगे, याद रहेंगे तो काम आ जाएंगे। बढ़े आगे, चलो आराम से दे लो इसको रीडिंग। कह रहा है जी इवन इन क्लासरूम्स देयर इज कंफ्यूजन। कह रहा है यहां तक कि क्लासरूम्स में भी कंफ्यूजन हो गई है। और कैसे? री इंटरप्रिटेशन या गुड साइंस वर्सेस रिविजनिज्म या एजेंडा अलर्ट।
कि कौन सी चीज़ री इंटरप्रिटेशन है या अच्छा साइंस है। जब आप चीज़ों में बदलाव लाते हो नई एविडेंस के आधार पे री इंटरप्रिटेशन कहलाता है। और कौन सी चीज़ रिविजनिज्म है, जिसमें आप चीज़ों को बिना एविडेंस के बदलते हो, सिर्फ एजेंडा अलर्ट होता है, आपका प्रोपेगेंडा होता है। तो बच्चों को भी कन्फ्यूजन आ गई है क्लासरूम में, टीचर्स को भी, कि क्या तो सही साइंस है हिस्ट्री में कौन सा बदलाव, और कौन सा बदलाव किसी का प्रोपेगेंडा है। कन्फ्यूजन की वर्ब है इज, क्लॉज देयर से शुरू हुआ है। चलिए, कह रहा है जी री इंटरप्रिटेशन यूजेस न्यू एविडेंस। जो री इंटरप्रिटेशन है, फिर से हिस्ट्री में बदलाव लाने का काम है, ये इस्तेमाल करता है नई एविडेंस को, नए सबूतों को। और रिविजनिज्म क्या करता है, सेमीकोलन लगा के बताएगा। कह रहा है जी जबकि रिविजनिज्म चेरी पिक्स फैक्ट्स टू फीड नेशनलिस्टिक ड्रीम्स। जबकि जो रिविजनिज्म है वो चेरी पिक करेगा। चेरी पिक करना यानी किसी चीज़ को सिलेक्टिवली पिक करना जो आपके काम की हो। तो वो बीच बीच में से उठाएगा तथ्यों को, ताकि वो फीड कर सके, लोगों को दिखा सके, भर सके उनके दिमाग में नेशनलिस्टिक ड्रीम्स या फिर राष्ट्रवादी सपने। तो ये इन दोनों का फर्क है। चलिए, चेरी पिक एक नई वर्ब आपके लिए। आपने ज़मीन पर देखा बहुत सारी चेरीज गिरी हुई हैं और बहुत सारे पत्थर भी पड़े हैं, तो सब कुछ तो उठाओगे नहीं आप। पेड़ से गिरी हुई चेरीज उठानी है आपको, तो आप चेरी 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 उठा लोगे, पत्थरों को छोड़ दोगे। बस यही काम होता है चेरी पिकिंग करना। अपने हिसाब से जो अच्छा लगे वो ले लेना, जिसमें आपको तकलीफ पड़ती हो उसको छोड़ देना। कह रहा है द रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या होता है, सोसाइटी इज ऑब्सेस्ड विद अनडूइंग हिस्ट्री रादर देन लर्निंग फ्रॉम इट। कह रहा है इसका रिजल्ट ये है कि समाज जो है वो निकलते हैं ऑब्सेस्ड विद या फिर जुनूनी, और किस चीज़ के साथ में, हिस्ट्री को अनडू करने के साथ में, इतिहास को बदलने के साथ में, बजाय रादर देन लर्न फ्रॉम करने के या सीखने के इससे। तो ये काम करने से पूरी एक नई जनरेशन ऐसी बन जाती है जिनके दिमाग में एक जुनून होता है कि इतिहास कैसे बदले, जो हो गया उसको कैसे अंडू करें। चलिए, सब्जेक्ट वो भी यहाँ पे नहीं मिलेंगे, ये रिजल्ट ही बताया गया, ठीक है। थोड़ा इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर फॉर्मली लिखना होता तो मैं लिखता द रिजल्ट इज, ऐसे बना के सब्जेक्ट वर्ब मैं इसको पूरा जोड़ देता। ऑब्सेस्ड विद होना, प्रीऑक्यूपाइड विद होना, फिक्सेटेड ऑन होना, किसी चीज़ के लिए जुनूनी होना। रादर देन का मतलब होता है बजाय। रादर देन की जगह इंस्टेड ऑफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इंस्टेड ऑफ का मतलब भी होता है बजाय। दोनों में फ़र्क क्या है, इंस्टेड ऑफ के बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, जैसे यहाँ लगी हुई है। रादर देन के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, जो यहाँ पे नहीं लगी हुई। तो आपको क्या करना है, जब भी बजाय वर्ड का इस्तेमाल करना हो तो आप देखो किस चीज़ के बजाय कौन सा काम हो रहा है। यहाँ पे अनडूइंग हिस्ट्री, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, इसको आपको इस फॉर्म से कंपेयर करना है। तो यहाँ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो फिर बीच में इंस्टेड ऑफ लगाओ। अगर यहाँ वर्ब की बेस फॉर्म होती, सेंटेंस कुछ ऐसा बना होता, तो फिर यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लगती और फिर रादर देन लग जाता। दोनों का मतलब बजाय ही है, एक वर्ब की बेस फॉर्म लेता है, एक आईएनजी फॉर्म लेता है। पहले वाली वर्ब को देख लो, अगर वो आईएनजी है तो इंस्टेड ऑफ लगा दो, अगर वो बेस फॉर्म है तो रादर देन लगा दो, और बाद में बेस फॉर्म का इस्तेमाल करो। ये थोड़ा न्यूआंस्ड कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यूज होगा। चलो, कह रहा द रियल डेंजर इज नॉट फॉरगेटिंग द पास्ट। सही जो डेंजर है ना, वो पास्ट को फॉरगेट करना नहीं है। हमारा डेंजर ये नहीं है कि हम अतीत को भूल जाएंगे। कह रहा है जी इट इज ऑब्सेसिवली रिलिविंग इट विद रोज टिंटेड रेज। डेंजर ये है कि हम ऑब्सेसिव होकर के, जुनून होकर के कहीं पास्ट में जीने ना लगे, एक ऐसी रेज के साथ में, एक ऐसे गुस्से के साथ में जो गुलाबी गुस्सा है, रोज के यानी गुलाब के रंग में रंगा हुआ है। गुलाबी गुस्सा पता क्या होता है, ये फ्रेज अंग्रेजी में, ऐसा गुस्सा जिसमें आपको अपनी हर चीज़ सही लग रही है और सामने वाले की हर चीज़ गलत लग रही है। रोज टिंटेड हो गए हैं आप, अपनी हर बुराई को आपकी आंख से निकल गई है, और सामने वाले की हर अच्छाई आपकी आंख से निकल गई है। बस दिमाग में ये गुस्सा भरा हुआ, मैं पूरी तरह से सही हूँ और सामने वाला गलत था। तो कह रहे जी ये सबसे बड़ा डेंजर है कि कोई नई जनरेशन हिस्ट्री को इस तरह से ना जीने लगे कि दिमाग में ऐसा गुस्सा भरा हो कि सब अपना अच्छा लगता हो और दूसरे का सब कुछ बुरा लगता हो। चलिए, इट की वर्ब है इज, रिलीविंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, इसको गलत कलर दे दिया हमने। डेंजर की वर्ब है इज नॉट, फॉरगेटिंग भी यहाँ पे वर्ब नहीं है। कह रहा है जस्टिस डज नॉट मीन ड्रैगिंग घोस्ट इनटू जियोपॉलिटिक्स। कह रहा है जो इंसाफ है ना, उसका ये मतलब कतई नहीं है कि आप ड्रैग करें, घसीट लाएं घोस्ट को या गड़े मुर्दों को आज की जियोपॉलिटिक्स में, आपकी जो है सियासी माहौल में, राजनीतिक परिवेश में। जस्टिस का मतलब बिल्कुल नहीं होता कि राजनीति जो है गड़े मुर्दों के ऊपर की जाए। आगे कह रहे द पास्ट शुड गाइड नॉट गवर्न। कह रहे अतीत का काम है हमें गाइड करना, हमें सही दिशा या डायरेक्शन दिखाना, ना कि हमारे ऊपर राज करना या गवर्न करना। अतीत हमारे ऊपर राज नहीं कर सकता। चलिए, पढ़ने में आसान था ये वाला, सारे वर्ड्स आपने देख लिए हैं, ड्रैग, घोस्ट इनटू जियोपॉलिटिक्स, रोज टिंटेड रेज।
बढ़े आगे लास्ट पैराग्राफ पे। ऑलराइट, कह रहा जी एज संतायना सेड दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर डूम्ड टू रिपीट इट, बट वर्स दोज हु रोमांटिसाइज इट माइट जस्ट स्टार्ट द नेक्स्ट वॉर। कह रहा जी कि जैसे इस महान संत ने कहा था, संतायना ने कहा था, इस विचारक ने कहा था कि वो लोग दोज जो इतिहास को, अतीत को भूल जाते हैं, वो डूम्ड है, उनकी नसीब लिखा हुआ है। डूम का मतलब है किसी खराब चीज़ का आपके नसीब में लिखा होना, तो उनको श्राप है, वो डूम्ड हैं कि वो हिस्ट्री को रिपीट करेंगे, वही गलतियां फिर से दोहराएंगे। कह रहे वर्स, लेकिन इससे भी खराब कुछ और भी है। वो लोग दोज जो रोमांटिसाइज करने लगते हैं, हिस्ट्री से प्यार करने लगते हैं, हिस्ट्री के ख्वाब देखने लगते हैं। कह रहा है जी उनके लिए ना ये हो सकता है कि ये सिर्फ इट माइट जस्ट स्टार्ट द नेक्स्ट वॉर, ये अगली वॉर को ही स्टार्ट कर दे या नई जंग को पैदा कर दे। चलिए, सेंटेंस बहुत आसान है लेकिन बहुत पावरफुल कोट है। संतायना की वर्ब सेड, उन्होंने ऐसा कहा पास्ट टेंस में। उन्होंने कहा ये कि जो भूल जाते हैं हिस्ट्री को, वो हिस्ट्री को रिपीट करते हैं, वही मिस्टेक्स को दोहराते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री के प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, हिस्ट्री में क्या अच्छा क्या बुरा, क्या मेरा क्या तेरा, वो एक नई वॉर को पैदा कर सकते हैं। दोज की वर्ब है माइट स्टार्ट, हु की वर्ब है रोमांटिसाइज, दोज की वर्ब है आर और हु की वर्ब है फॉरगेट। व्हेन यू आर डूम्ड टू समथिंग, डू समथिंग, आप उस काम को करने के लिए, अब आपके नसीब में लिखा हुआ, आप वो गलत काम करके रहेंगे, है ना। चलिए लास्ट में एडवाइस है। कह रहा है जी सो डियर नेशन बिल्डर्स एंड टेक्स्ट बुक ट्वीकर्स, हियर इज अ टिप। कह रहा है जी इस प्रकार से मेरे प्यारे नेशन बिल्डर्स यानी राजनेताओं और टेक्स्ट बुक को बदलने वालों, यानी कि समझ गए ना, इतिहास लिखने वालों की बात कर रहा है। एक टिप है आप सभी के लिए, हियर इज अ टिप। अब वो टिप क्या है? हिस्ट्री इज नॉट योर पर्सनल पीआर टीम। हिस्ट्री या इतिहास आपकी पर्सनल पीआर की टीम नहीं है। पीआर टीम क्या होती है? पब्लिक रिलेशंस टीम, आपकी छवि सुधारने वाली टीम। तो हिस्ट्री जो है आपकी छवि सुधारने का जरिया नहीं है। क्या है जी हिस्ट्री फिर? कह रहा है जी इट इज़ अ डिसिप्लिन बेस्ट सर्व विद ह्यूमिलिटी नॉट ह्यूब्रिस। ये एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा एरिया है जो सबसे अच्छे तरीके से सर्व्ड होगा, इसकी सबसे अच्छी सर्विस होगी ह्यूमिलिटी के साथ में, विनम्रता के साथ में, ना कि अहंकारी पने के साथ या ह्यूब्रिस के साथ। ह्यूमिलिटी ह्यूब्रिस देख चुके हो ना आप। विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी, वैनिटी हाई हैंडेडनेस यानी ह्यूब्रिस यानी कि आपकी अहंकार। कह रहा जी लेट अस स्टॉप राइटिंग इट लाइक वेंजफुल एडिटर्स। कह रहा जी आओ बंद करें, लेट अस स्टॉप दो कामों को। पहला काम क्या है? एक ही काम है वैसे, बंद करना है हमें रीराइट करना, फिर से लिखना इट को या हिस्ट्री को। और कैसे? ऐसे एक एडिटर की तरह जो वेंजफुल है, जो अपने अंदर बदले की आग लेकर के बैठा है। तो ये काम बिल्कुल नहीं करना है, बदले की भावना से हिस्ट्री को कभी चेंज नहीं करना है। और काम करें क्या? काम ये करना है लेट अस स्टार्ट, अब यहाँ भी लेट्स लगा हुआ है, लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट लाइक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स। आओ समझने की कोशिश करें इस हिस्ट्री को एक जिम्मेदार वयस्क की तरह, समझदार इंसान की तरह, रिस्पॉन्सिबल एडल्ट्स। चलिए, लेट यहाँ पे वर्ब है, यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, हमारी बात हो रही है, यू लेट अस अंडरस्टैंड या यू लेट अस स्टॉप, है ना। चलो रैप अप करें क्लास को। वेंजफुल, रिवेंजफुल, रेट्रीब्यूटिव, जिसमें वेंडिटा हो या बदले की आग हो। पढ़ने में थोड़ा ऑफ बीट लगा होगा, लेकिन ऐसे आर्टिकल्स का मजा लिया करो। फ्रेंजी होता है बहुत ज़्यादा वाइल्ड एक्टिविटी, आपके हाथ पांव हिल रहे हो, बहुत आप एक्टिविटी में आ गए हो, है ना। न्यूएंस होता है बारीकी भरा, चेरी पिक करना यानी अपने हिसाब से जो अच्छा लगे बस उसी के ऊपर काम करना, छोड़ छोड़ के। ह्यूब्रिस होती है आपका अहंकार, ह्यूमिलिटी इसका बिल्कुल उल्टा है, आपके अंदर की विनम्रता। वेंजफुल यानी फुल ऑफ रिवेंज, रेट्रीब्यूटिव। रेट्रोएक्टिव यानी जो पास्ट के ऊपर काम करे, जो रेट्रो के ऊपर एक्टिवेट हो जाए। एनलाइटर करना, किसी को रोशनी की तरफ ले जाना, किसी को तालीम देना, अंडरस्टैंडिंग इम्पार्ट करना, समझ देना। डिल्यूजन और रिलीजन आपके वहम है दिमागी। रोज़ टिंटेड यानी गुलाब के रंग में रंगा हुआ। रोज़ टिंटेड जब चीज़ें होती हैं तो आप रोमांटिसाइज करते हैं, अपनी चीज़ों को अच्छा लगने लगता है सब कुछ अपना, और दूसरे का सब कुछ आपको बुरा लगता है, रोज़ टिंटेड। चलिए क्वेश्चंस पे आए। आराम से वीडियो को पॉज करके ट्राई देते जाओ, सभी क्वेश्चंस आसान है। ये सेंटेंस क्यों लिखा गया इस आर्टिकल में? जस्टिस डज नॉट मीन ड्रैगिंग घोस्ट इनटू जियोपॉलिटिक्स। ये सेंटेंस लिखने के पीछे क्या मकसद है राइटर का, क्या समझाना चाहता है वो? ये यही समझाना चाहता है कि जो काम पास्ट में हो गया उससे जस्टिस करने के बहाने प्रेजेंट के अंदर कोई नई वॉर मत शुरू कर देना। जो गलत काम पास्ट में हुए हैं उनका इंसाफ प्रेजेंट में करना ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो घोस्ट यानी गड़े मुर्दे प्रेजेंट में आप ला करके करंट पॉलिटिक्स को
खून से मत रंगो, कहने का मतलब ये। तो वॉर्न अगेंस्ट लेटिंग पास इनजस्टिस डिक्टेट करंट पॉलिटिक्स। चलिए सेकंड में आपसे पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा एनालिसिस लगाना है आपको, है ना। अगर कोई हिस्टोरियन ये डिस्कवर कर ले, इतिहासवाद को ये पता लग जाए, एक नई एविडेंस पता लगे औरंगजेब के रूल के बारे में, और वो उसको टेक्स्ट बुक में डाल भी दे, तो ये किस तरीके से देखा जाएगा ऑथर के हिसाब से, ये कृत्य, ये काम, ये एक्टिविटी क्या कहलाएगी? ये री इंटरप्रिटेशन होगी, रिविजनिज्म होगा, इरेश्योर होगा, या प्रोपेगेंडा होगा? इरेश्योर में चीज़ें इरेज करते हो आप, जो गलत चीज़ें होती हैं उनको निकाल देते हो। प्रोपेगेंडा मतलब सिलेक्टिव तरीके से चीज़ों को बताना, वही रोज टिंटेड वाला काम है। प्रोपेगेंडा क्या होता है? आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन। रिविजनिज्म होता है चीज़ों को बदल देना अपने हिसाब से, प्रोपेगेंडा का ही पार्ट है ये। री इंटरप्रिटेशन होता है चीज़ों में नई इंटरप्रिटेशन लाना और ज़्यादा क्लैरिटी लाने की कोशिश करना। तो नई एविडेंस जब इंक्लूड कर रहे हैं तो ऐसा बदलाव नई क्लैरिटी लाएगा, री इंटरप्रेट करेगा हिस्ट्री को, ना कि प्रोपेगेंडा है, ना इरेश्योर है, ना रिविजनिज्म है। चलो अच्छा क्वेश्चन था ना ये। मेंस लेवल के क्वेश्चन इस तरह के बैंक्स में आते हैं, वो आरसी के अंदर, तो इसलिए डाल रहा हूँ मैं। थर्ड क्वेश्चन देख लो अपना, ये क्रूसेड और यूक्रेन इन्वेजन, इन दोनों वॉर्स को मेंशन करने का क्या मीनिंग था इस आर्टिकल में, क्या बताना चाह रहा है उससे ये? चलो खुद से ट्राई दे लेना, आसान क्वेश्चन है। किसी आदमी ने सोचा होगा कि हिस्ट्री को बदल देते हैं और बताते हैं कि जेरूसलम क्रिश्चियनिटी से जुड़ा हुआ है, और किसी को लगा होगा मुसलमान रिलीजन से जुड़ा हुआ है, मुस्लिम से, है ना। किसी को लगा होगा हिंदू और मुस्लिम आपस में दुश्मन है, तो नई जो है कंट्री को पैदा करते हैं, पाकिस्तान को। तो ये हमेशा रिवीजन इन हिस्ट्री के जो है सारे के सारे रिजल्ट हैं, क्रूसेड और इन्वेजन। तो ये दिखाने के लिए हाउ हिस्टोरिकल रिविजनिज्म ऑफ्टन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट, थर्ड का आंसर बनेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन, अब क्या है जी, क्लोज टेस्ट है आपका। ये आपका रियल टेस्ट है, इसमें ग्रामर भी लग जाएगी और वोकैब भी आ जाएगी। सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको करवाए हैं, तरीके से देखना। इन लाइट ऑफ, इन वेक ऑफ, इन द नेम ऑफ, क्या लिखोगे फर्स्ट में। पांचवें में क्या आएगा? गाइज, नुआंस, रेट्रोएक्टिव, या ठीक है वैनिटी। खुद से कोशिश करना है। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल दिए मैंने सभी क्वेश्चंस के। लास्ट वाले में भी 2 एरर्स मिलेंगी। पहली आपको एरर मिल सकती है इस फ्रेज के आसपास, जीरन के आसपास, और दूसरी आपको मिलेगी इस फ्रेज की वजह से। 4 से लेकर 10 तक यानी 7 क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, जाके चेक करो। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले बताना। कल की क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात। अंटिल देन, और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है, अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।